कोई एविडेंस घटनास्थल से चलकर कोर्ट रूम में चल रहे ट्रायल में कैसे आता है, उसे कहां कहां पर दर्ज किया जाना जरूरी होता है, यह आज का विषय है। एक फॉल्स एलिगेशन वॉरियर या यंग एडवोकेट कलीग के रूप में आपका एविडेंस मौका से चलकर कोर्ट रूम तक किस किस रजिस्टर में दर्ज होकर आया है, इसकी हर स्टेज आपको पता होनी चाहिए। और जो भी स्टेज या रजिस्टर की एंट्री उस समय ट्रायल में मौजूद नहीं है, पुलिस फाइल में लगाई नहीं गई है, उसे पुलिस वाले गवाह से पूछा जाना चाहिए। यदि पुलिस का गवाह या आईओ उसका जवाब नहीं दे पाता है तो आप उस एविडेंस को प्लांटेड एविडेंस साबित कर सकते हैं। मौका पर पड़ा मिला साक्ष्य या गवाह के पास मौजूद कोई भी डॉक्यूमेंट या वस्तु या आरोपी द्वारा बताई गई सेक्शन 27 एविडेंस की डिस्कवरी आदि कुछ भी साक्ष्य हो, उसे कम से कम 2 गवाहों की मौजूदगी में एक सीजर मेमो बनाकर पुलिस के कब्जे में लिया जाना होता है। हर एक जब्ती पर, हर एक बरामदगी पर पुलिस आईओ की सील लगी होनी चाहिए। यदि गवाह एक है या बिल्कुल ही नहीं है या पब्लिक विटनेस नहीं है या आईओ की सील टूटी हुई है तो इस पर पुलिस वाले से क्रॉस के दौरान जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए। सीजर मेमो पर यदि कंप्लेनेंट के साइन नहीं हो तो भी इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। सबूत की इस बरामदगी के बाद आगे 2 रास्ते बनते हैं। पहला तो यह होता है कि यदि बरामद किया गया साक्ष्य कागज के रूप में है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो वह पुलिस आईओ की केस फाइल में लगा दिया जाता है। और दूसरा रास्ता यह होता है कि यदि वह साक्ष्य कोई वस्तु है, बड़ा सामान है, तो पुलिस आईओ उस वस्तु को अपने साथ साथ तो लेकर घूम नहीं पाएगा, तो उस सामान को या वस्तु को थाने में ले जाया जाता है। वहां पर पुलिस थाने में एक रजिस्टर होता है जिसे रजिस्टर नंबर 19 कहते हैं। उसमें इस साक्ष्य की वस्तु का विवरण लिखा जाता है या आईओ के कहने पर मालखाना मुहर्रिर से लिखवा लिया जाता है। इस रजिस्टर नंबर 19 को थाने के मालखाना मुहर्रिर की निगरानी में ही रखा जाता है। इसके अलावा पुलिस आईओ के घटनास्थल पर जाने, वहां से वापस आने को थाने के आमदोरफ्त या अराइवल एंड डिपार्चर रजिस्टर नंबर 2 में लिखा जाएगा। इस तरह से आप रजिस्टर नंबर 2 व रजिस्टर नंबर 19 की कॉपीज के द्वारा या उनके तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा पुलिस आईओ के थाने से जाने वाले व वापस आने वाले पुलिस कर्मियों का नाम, ओहदा और वे क्या लेकर गए थे, क्या लेकर आए हैं, कहां से लाए हैं, किस दिन, दिनांक और समय पर लाए हैं, इन सब बातों को ऑन रिकॉर्ड साबित कर सकते हो। पुलिस वालों ने जो भी फर्जी सीजर मीमो फाइल के रिकॉर्ड पर लगाया होगा या बिना फर्ज मीमो के कोई साक्ष्य लगाया होगा तो उसको भी आप पकड़ सकते हो। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप जान सकते हो कि यह जो रजिस्टर नंबर 2 और 19 होता है, इनके ऊपर आप आरटीआई एप्लीकेशन लगा सकते हो। आरटीआई एप्लीकेशन के मार्फत इन दोनों रजिस्टर की कॉपी भी ले सकते हो। पुलिस के कुल फर्जीवाड़े का 90% इन दोनों रजिस्टर्स के द्वारा पकड़ा जा सकता है। जो भी साक्ष्य, वस्तु, हथियार, वाहन पुलिस की जब्ती के बाद थाने में आएगा तो वह रजिस्टर नंबर 2 और 19 दोनों में जरूर चढ़ाया जाएगा। ना चढ़ा मिले तो वह प्लांटेड एविडेंस, हथियार या साक्ष्य होगा। इसके बाद वह जब्त किया गया साक्ष्य, वस्तु, हथियार, वाहन जो भी कुछ होगा, जब भी कोर्ट में पेश किया जाएगा या एफएसएल वगैरह में जांच के लिए भेजा जाएगा तो उसका भी लिखित रिकॉर्ड तैयार किया जाना होगा। जब वह मालखाना से बाहर निकलेगा तब उसकी रजिस्टर नंबर 19 में एंट्री की जाएगी। मालखाना मुहर्रिर उस एंट्री को करेगा और उसका सीरियल भी लिखा जाएगा, डे, डेट एंड टाइम भी लिखा जाएगा। मालखाना से बाहर आने के बाद उसका अगला क्रम होता है थाने से बाहर आने का, क्योंकि मालखाना थाने के अंदर ही होता है। तो पहले वह मालखाने से बाहर आएगा, फिर वह थाने से बाहर आएगा। तो जब भी वह साक्ष्य थाने से बाहर जाएगा तो थाने का चिट्ठा मुंशी रजिस्टर नंबर 2 में उस बात को लिखेगा कि फला दिन, दिनांक व समय पर फला साक्ष्य को थाने से बाहर ले जाया गया, जो फला केस नंबर, फला एफआईआर नंबर में वांछित है। कोर्ट की हर पेशी पर साक्ष्य को मालखाना से चलकर कोर्ट तक लाया जाता है तो 2 जगह इसकी एंट्री होती है। एक मालखाना मुहर्रिर के रजिस्टर नंबर 19 में और दूसरी एंट्री होती है जो थाने का चिट्ठा मुंशी होता है, वह डेली डायरी रजिस्टर में नंबर 2 रजिस्टर में इसकी एंट्री करता है। जब भी पुलिस की कारगुजारी पकड़नी हो तो आप इन दोनों रजिस्टर की तुलना से पकड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान
आप ये सवाल पुलिस के गवाहों से पूछ सकें, खासतौर से आईओ से पूछ सकें और इनको रिकॉर्ड पर अंकित करवा सकें। हमारा कहना है कि कितना भी खुर्राट पुलिस वाला हो, वह इन पॉइंट्स पर हमेशा पकड़ा जाता है। कोर्ट में पूछे जाने वाले क्रॉस एग्जामिनेशन का हर गूढ़ रहस्य हम आपको बताते हैं। वास्तविक कोर्ट परिस्थितियों में जो कुछ होता है वह और उसकी क्या काट है, यह हम अपने साथियों को दिखाते हैं और समझाते हैं। आवश्यक होने पर उनके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन को तैयार भी करते हैं। अपील में जीतने की राह को भी हम अपने साथियों को समझाते हैं। हमारे मेंबर बनने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। इसके उत्तर में आपको आगे की जानकारी वहीं बता दी जाएगी। मेंबर्स बनते ही आपको आपके केस की पूरी जानकारी दे दी जाती है। क्या केस है, बचने की क्या संभावना है, बरी होने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वशिंग या डिस्चार्ज मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, ये सब बातें आपको बताई जाती हैं और यह सब बिल्कुल मुफ्त बताया जाता है। इसी प्रकार कानूनी मुश्किल आने पर हमारे मेंबर हमसे इंटेंसिव कंसल्टेशन लेकर अपने केस का बहुत आसानी से हल निकाल सकते हैं। जो भी वस्तु, माल या साक्ष्य मालखाना में जब्त करवाया जाता है और उसमें कोई खराबी आती है, आईओ की लगाई सील टूट जाती है, तो इस बात को मालखाना मौर्र यानी कि मालखाने का जो वहां इंचार्ज होता है वह अपने रजिस्टर नंबर 19 में दर्ज करता है। शराब की बोतलें फूट जाती हैं, शराब को चूहे पी जाते हैं, दहेज का सामान बरसात में भीग कर खराब हो जाता है, नकली करेंसी छापने वाला प्रिंटर टूट जाता है, राष्ट्रद्रोह के मामले में इस्तेमाल हुआ कंप्यूटर खंडित हो जाता है, तो इनकी एंट्री रजिस्टर नंबर 19 में की जाती है। यदि वह एंट्री 19 नंबर रजिस्टर में नहीं की गई तो इसका अर्थ है कि इन्हें खंडित अवस्था में ही वहां से जब्त किया गया था, बरामद किया गया था। 2012 के एक केस में पुलिस द्वारा नकली नोट छापने वाला प्रिंटर कोर्ट में पेश किया गया। उस यंत्र में ऐसा कुछ नहीं था जिसे प्रिंटर कहा जा सके, लेकिन उसके पुलिंदे पर पुलिस आईओ की सील यथावत मौजूद थी। हमने आईओ से पूछा कि किस तरह एक प्रिंटर इसको कहा जा सकता है। आईओ ने कहा, सर मालखाना में पड़ा पड़ा टूट गया है। हमने मालखाना मॉडल से रजिस्टर नंबर 19 मंगवाया तो उसमें जब्ती के बाद से प्रिंटर के टूटने की कोई घटना दर्ज नहीं की गई थी। अतः यही बेकार सा उपकरण जब्त किया हुआ माना जाएगा, क्योंकि जब्त होने के बाद का उसमें कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है। मतलब प्रिंटर प्रिंटिंग करने लायक नहीं था। इसे प्रिंटर की परिभाषा पूरी करते हुए भी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए उसे साक्ष्य नहीं माना जाएगा। हमने वहीं पर जज के रूप में उसी पॉइंट पर अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी और आरोपी को बरी कर दिया। 10 मिनट में मुकदमा तय हो गया। इसके बाद अगला पहलू आता है जब पुलिस द्वारा जब्त किए गए साक्ष्य को दूसरी एजेंसी जैसे एफएसएल, बैलिस्टिक एक्सपर्ट या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को जांच के लिए सौंपा जाना जरूरी होता है। नकली नोट की जांच की कार्रवाई करवानी होती है। उसके लिए जब्त साक्ष्य को उस एक्सपर्ट तक ले जाया जाता है और सौंपा जाता है। इसके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाने अनिवार्य होते हैं। पहला, एसएचओ का उस एक्सपर्ट को एक अनुरोध पत्र होता है कि आप फला फला जांच कर दीजिए। इसके लिए वह साथ ही आईओ की पुलिस सील को भी भेजता है ताकि कंपेयर कर सके कि उस साक्ष्य के ऊपर जो सील लगी हुई है वह यथावत है और टूटी फूटी नहीं है। पुलिस द्वारा जब्त किए जाने के बाद से उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसको दिखाने के लिए आईओ की सील का एक नमूना भी एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है। एक्सपर्ट उस सील का मिलान करके लिख कर देता है, यह लिखित में होता है, ध्यान रखिएगा, कि एविडेंस के ऊपर आईओ की सील टूटी हुई नहीं मिली है, मैंने मिलान कर लिया है। और यदि एक्सपर्ट ने यह नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि उस सील को बीच रास्ते में कहीं बदला गया है। तो ऐसा एविडेंस खंडित एविडेंस माना जाएगा और वह कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। इसके लिए डिफेंस काउंसिल को हर बार जब भी सैंपल की सील खोली जाती है उसको बड़ा चतुर और चौकस होना पड़ता है ताकि इन बातों को कोर्ट के रिकॉर्ड पर लिखवाया जा सके। दूसरा तैयार किया गया डॉक्यूमेंट उस एक्सपर्ट की पावती या एक्नॉलेजमेंट होती है कि हमने आपका भेजा हुआ फला सैंपल पा लिया है और जांच करने का अनुरोध आपसे प्राप्त किया है और हम उक्त जांच को करने वाले हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है रोड सर्टिफिकेट। एक पुलिसकर्मी थाने के रजिस्टर नंबर 21 में पूरा विवरण लिखेगा कि फला वस्तु थाने से निकलकर
फला पुलिसकर्मी के हवाले की जा रही है। रास्ते में इसके आवागमन में कोई भी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति या संस्था बाधा न बने। रोड सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, इसलिए यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। दिल्ली में कुछ होता है, पंजाब में कुछ होता है, राजस्थान में वह अलग प्रकार का होता है। इस रोड सर्टिफिकेट को एसएचओ की मोहर लगाकर भेजा जाता है। तो जितने भी सैंपल्स किसी भी बाहरी संस्था, जो पुलिस से बाहर की संस्था है, उसके पास भेजे जाएंगे तो वे वास्तव में थाने से भेजे गए हैं या नहीं भेजे गए हैं, इसके लिए कोर्ट में रजिस्टर नंबर 21 की कॉपी मंगवाई जाएगी और उसके द्वारा तुलना की जाएगी। यह जो रोड सर्टिफिकेट होता है, इसी रजिस्टर नंबर 21 के अनुसार इसको बनाया जाता है। रोड सर्टिफिकेट आपकी केस फाइल में अवश्य लगा होना चाहिए। यदि रोड सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब है कि बाहर की जांच एजेंसी के पास भेजा गया सारा रिकॉर्ड फर्जी है। यदि रिकॉर्ड फर्जी है और आपके डिफेंस काउंसिल ने 2-4 बढ़िया सवाल पूछ लिए तो आपका केस बरी होने की श्रेणी में पहुंच जाएगा। यदि रोड सर्टिफिकेट केस फाइल के रिकॉर्ड पर नहीं लगा हुआ है तो कहीं कुछ फर्जी वाला जरूर किया गया है, और वास्तव में क्या किया गया है, सही स्थिति क्या है, यह सारी बात डिफेंस काउंसिल को अपने क्रॉस के दौरान गवाह से पूछनी जरूरी होती है। जब्ती करते समय सील लगाई थी क्या, मालखाना में जमा करवाते समय सील दुरुस्त थी क्या, रजिस्टर नंबर 19 में सील के बारे में क्या लिखा है, और फिर कब कब यह साक्ष्य मालखाना से बाहर लाया गया, तब सील की स्थिति क्या थी, ये सब बातें वकील साहब को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछनी चाहिए। ये अनिवार्य है। इन्हीं के सहारे आरोपी को बचाया जा सकेगा। ये सवाल सच्चे एविडेंस की जांच के लिए जरूरी होते हैं। यदि डिफेंस काउंसिल को सही बात पूछने में कठिनाई आ रही हो, पहने व सटीक सवाल बन नहीं पा रहे हो, तो इंडियन लीगल सिस्टम से सलाह ले सकते हैं या पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करवा सकते हैं। आपका गवाह निश्चय ही टूट जाएगा, क्योंकि जब तक आप और आपका क्रॉस एग्जामिनेशन कानून के अनुसार नहीं होते हैं तो आपको जीतने में कठिनाई आती रहेगी। उसके लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम का सहारा लीजिए, सहायता लीजिए। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।